चलो हेलो दोस्तों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। जो है पीछे देख पा रहे हो जैसा कि हाँ जो है ये पार्ट 5th है। ठीक है, जो कि 12 फिजिक्स का है, क्लास 12 के फिजिक्स का। ठीक है, 5th पार्ट है या लास्ट पार्ट्स कहेंगे इस अनसॉल्व पेपर का 2023 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो है थोड़ी हम बीच में विरामावस्था देंगे, अर्थात कुछ जो है गीत गाएंगे। ठीक है, गीत जो है गा देते हैं कोई। हाँ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ऊपर देश को जाने वाले फिर ना लौट के आने वाले। 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंख में आंसू छोड़ गया तू। खाते हैं हम कम सोते हैं, बहुत दिनों बाद हम रोते हैं, चिट्ठी आई है। ये गाने पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ देते हैं बाबू। ठीक है, पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाशन इसमें लिखा है, पाशन भी बोला जाता है, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, संक्रमण दिखाइए, मतलब चित्र में संक्रमण दिखाना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है। भैया विशेष हमें बताना है कि स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है। ठीक है, और हम यदि थ्योरी की बात करें तो एग्जाम में कभी आ जाए तो थ्योरी भी हम बता दें कैसे इसकी परिभाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो जैसा कि तुम चित्र देख पा रहे हो, सबसे पहला है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी कहां से, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है, तो उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं, तो उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस भाग में मिलती हैं, पराबैंगनी भाग पर मिलती हैं। पहले लाइमन श्रेणी की परिभाषा हो गई क्या, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से या ऊंचे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर प्रथम, ठीक है, n यानी ऊंचे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करती हैं, तो उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग पर दिखाई देती हैं या पराबैंगनी भाग पर प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद बामर श्रेणी। बामर श्रेणी की परिभाषा क्या होगा, जब कोई परमाणु द्वितीय ऊर्जा स्तर में, ठीक है, जब कोई परमाणु द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ठीक है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो उत्सर्जित, वही भैया, तो उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। क्या भैया, दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद पाशन श्रेणी की बात कर लेते हैं। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से या ऊंचे ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो उसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में दिखाई देते हैं। भैया हमें दो चीज याद रखने हैं, लाइमन और बामन श्रेणी। लाइमन और बामन में, इसमें ही लाइमन में जो होता है उसमें पराबैंगनी किरण, और बामन श्रेणी में दृश्य भाग जो होता है दृश्य भाग में दिखाई देती है। ठीक है, यानी दृश्य भाग होता है। ठीक है, इसके बाद हमें सभी जो प्राप्त होंगे, जैसे पाशन श्रेणी या पाश्चन श्रेणी, तो ये कहां पर प्राप्त होगा, अवरक्त भाग में प्राप्त होगा। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी में भी किस अवरक्त भाग में, पुंड श्रेणी में भी अवरक्त भाग में। अब देखो यहाँ पर हम समझाते हैं, तो लाइमन श्रेणी में
होता है 1/λ इज इक्वल टू आर और 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो n का मान हम कितना रख सकते हैं, 1 से अधिक 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिटी तक। ठीक है, बामन श्रेणी में 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n की जगह पे इसी n के स्थान पर 3 4 5 है, कुछ भी रख सकते हो आगे इनफिनिटी तक। पार्शियल श्रेणी 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ n के स्थान पर 3 से अधिक 4 4 5 6 7 8 9 इनफिनिटी तक। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी में 1/λ इज इक्वल टू r 1/n n यानी जो है यहाँ पर 4 दिया है, 4 माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या रख सकते हो, 5 6 7 8 यानी अवरक्त भाग में दिखाई देते। ये सारी चीजें मतलब इसमें हमें मेन चीज ये देना है और अवरक्त भाग बताना है किस भाग में दिखाई देते। इसके बाद फुल श्रेणी 1/λ इज इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ पर n का मान हो सकता है 6 7 8 9 डॉट डॉट। ठीक है, अवरक्त भाग में भैया कहने का मतलब ये है जिसमें इतना ही बोला है, यदि एग्जाम में आ जाता है तो हमने उसके लिए परिभाषा बनाई है। ठीक है, इसमें क्या, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम, और इसमें जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय, इसमें जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय, इसमें जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से लिखना है। और यानी जो है पहली जो हमने परिभाषा बताई थी, हमने बताया था, क्या बताया था, पहले ही सेम टू सेम करना है, चेंजमेंट सिर्फ हमें करने किसका है, पराबैंगनी भाग या दृश्य भाग और इसमें अवरक्त भाग। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझना पड़ेगा भैया, नहीं तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही लिखना है, बाकी कुछ इस तरह नहीं लिखना है। लेकिन हम बता रहे हैं यदि एग्जाम में आ जाता है तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सारी के सभी की परिभाषा कुछ बारह तो बना ही सकते हो ना, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो कुछ बारह तो बना ही सकते हो ना, तो बना लेना। आई होप यहाँ से स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना हो ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता, तो क्यों उम्मीद करते हो कि गलत कर्मों से या बिना परिश्रम के सफलता मिल जाएगी? या गलत कर्मों से हमें जो है सफलता मिल जाएगी? शॉर्टकट जीवन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, शॉर्टकट यदि करोगे तो शॉर्टकट में ही समाप्त हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए शॉर्टकट छोड़ो और जो है लॉन्ग मेथड अपनाओ, जिससे भले ही थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता बिल्कुल निश्चित है कि आपको मिलेगी। ठीक है, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ठीक है, सिर्फ आपके यानी समंदर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। यदि काबिलियत ले आओगे तो ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है अथवा में दिया है 8वें का अथवा, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। फैराडे के नियमों की हमें व्याख्या करनी है, ध्यान से देखना बेटा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, परिभाषा क्या होगी? जब किसी कुंडली अथवा चुंबक के बीच, ठीक है ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, हमने ये मान लिया ये कुंडली है, क्या है बेटा? कुंडली। और ये हमने मान लिया मैग्नेट यानी चुंबक, ये क्या है? चुंबक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक तीव्र, क्या? इन दोनों के तीव्र गति से, यानी तीव्र गति से इन दोनों के बीच जो, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कुंडली और चुंबक के बीच में तीव्र गति जो होती है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। चुंबक और कुंडली के बीच में जब तीव्र से जो है विद्युत का प्रवाह होता है, जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो तीव्रगामी जो है यहाँ पर गति करता है। ठीक है, क्या बेटा? जब किसी कुंडली चुंबक के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है, इन दोनों के बीच गति जो होगी वो अत्यधिक तीव्र होगी। ठीक है, तो कुंडली में
विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो वैद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। जब ध्यान देना बेटा, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच तीव्र गति से यानी तीव्र सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आई बात बेटा? अब इसके बाद देखो आगे से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। तो फैराडे के मुख्यतः दो नियम है। पहला नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत भाग बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसमें ये जो है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है और ये समय है, ये वैद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो जहां phi b = चुंबकीय फ्लक्स। दूसरा नियम, जब किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है या उत्पन्न हुई है, इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, ले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एलईडी वाला ये कोर्स से हटा दिया गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना और जो है मेहनत कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी। हमने पहले भी कहा है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये तो हो चुका है ना। अब अगला पढ़ना है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है? हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। परावर्तन के नियमों की हमें व्याख्या करनी है, बहुत ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझना, तभी आएगा। और ये जो है तरंगाग्र में ये जो टॉपिक है, ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। ध्यान से देखते हैं तो बेटा, तरंगाग्र किसे कहते हैं? यदि हम किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचे, जिसमें कंपन करने वाले कण, ठीक है, कण की समान कला में हो, यानी कंपन करने वाले जो कण हो उनकी कला जो हो वो समान हो। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब हमने प्रकाश की किरण डाली तो ये प्रकाश की किरण समान चाल से चल रही है। क्या? समान चाल से चल रही है, मतलब जैसे ऐसे यहाँ से चली तो सीधे यहाँ पहुंची, तो यहाँ पर ए और बी ये समान कला में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से टकराई यहाँ पर पहुंची तो उतने ही समय में ये यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, तो ये दोनों समान कला में होंगे। तो जहाँ पर कण समान कला में हो उसे तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान समझते हैं। हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या के बारे में हम बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो यानी हमें समझना है कि देखो दो प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, ये कोई परावर्तक तल है जिसे अंतराह पृष्ठ बोलते हैं, यानी हाइगेंस के अनुसार इसे अंतराह पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तक तल। जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि ऐसे कोई परावर्तक तल होता है तो उससे जब प्रकाश की किरण उसमें डाली जाती है तो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तन के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन। तो भैया यहाँ पर हमने दो प्रकाश की किरणें ली। अब दो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आपतित की तो जब यहाँ से ये टकराई तो ये बिंदु बी पर, यानी इनकी जो डिस्टेंस होगी, यानी इन्होंने जो पथ तय किया वो समान होगा। अब जैसे ही यहाँ से टकराने के बाद यहाँ गई
तो ये वाली प्रकाश की किरण आगे बढ़ी उतने ही समय में यहाँ पर पहुंची। जैसे यहाँ पर पहुंची फिर उसके बाद ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हो गई। ठीक है, इस प्रकार से परावर्तित हो गई। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं है बेटा? तो ये जो प्रकाश की जो किरण होगी ये दोनों, उसे आपतित तरंगाग्र बोलेंगे। भैया तरंगाग्र हमने बताया था जब कण कंपन की समान कला में हो, जब कण कंपन की समान कला में हो अर्थात यहाँ प्रकाश की किरण समान चाल से चल रही हो। ठीक है, कण कंपन की समान, तो आपतित तरंगाग्र, आपतित मतलब ये वाले जो प्रकाश की किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इस वाले को परावर्तित किरण कहते थे। कहते थे प्रकाश के परावर्तन में बताया था जैसे कि। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो बेटा, यहाँ तक समझ में आई? तो इसे आपतित तरंगाग्र बोलेंगे। और यहाँ से जैसे यहाँ पर पहुंची ये आगे, ये यहाँ पर आई और ये जो है बाउंस बैक हो गई यहाँ से। ठीक है, तो जब बाउंस बैक हो गई तो यहाँ पर जब पहुंची तो इन जो यहाँ पर आ रही हैं उसे परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। तो जैसा कि हमने लिखा है ए बी क्या है, ये जो ए और बी है ये आपतित तरंगाग्र है। ए डैश ए और ध्यान देना ए और सॉरी ए का लिखा ए बी डैश, ध्यान देना सॉरी ए बी डैश, ये जो है यानी परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, उसके बाद आई क्या है, यहाँ पर ये जो आई है ये अभिलंब है बेटा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ध्यान देना, यहाँ पर जैसे हमने अभिलंब खींच दिया सपोज करते हैं, उसी नियम पर आधारित है परावर्तन के नियम पर। तो ये जो आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनता था R। तो यहाँ पर देखो भैया, ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और यहाँ से टकराकर ऐसे निकल गई। ध्यान देना बेटा, ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर कितने डिग्री पर मिल रही है, 90 डिग्री पर। यहाँ पर 90 डिग्री अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे यहाँ से चली तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। क्या, इनकी डिस्टेंस बराबर होगी, समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि यार ये इतना आई है तो बेटा ये पूरा आई होना चाहिए, ये पूरा आई होना चाहिए, ये यहाँ से आता है लेकिन आई नहीं है। क्यों, तो ये है कितना, तो ये है 90 माइनस आई। कितना है, 90 माइनस आई। तो बेटा यदि 90 माइनस आई है, ठीक है, तो ये 90 माइनस आई निकलेगी। इतनी बात क्लियर हुई, 90 माइनस आई। ठीक है, अब इसमें देखो भैया, यदि यार ये आई है, ध्यान देना ये आई है, तो अविलंब और इसके बीच, ठीक है, अविलंब और ये जो प्रकाश की किरण जो हमने समानांतर मिलाई है, तरंगाग्र है, क्या परावर्तित तरंगाग्र है, तो इसमें क्या होगा, 90 माइनस आर। कितना होगा, 90 माइनस आर। सिर्फ समझना है, मैं कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण, यानी ये जो ए बी हो गए, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, 90 का। उसी प्रकार ए डैश बी डैश में ए डैश पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, यदि बात समझ में आई बेटा, देखो एन एन डैश जैसा कि हमने लिख दिया, ये क्या अविलंब है। इतनी बात सबको क्लियर हो बेटा, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई तो बोलो हाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम समझते हैं, यदि इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो है यहाँ लिख देते हैं ए को ए डैश पर तथा बी को, ध्यान देना ए को ए डैश, ठीक है, ए को ए डैश तथा बी को बी डैश से मिलाने पर, से ए बी को बी डैश से मिलाने पर समय बराबर कितना होगा, टी। ठीक है, समय कितना होगा, टी होगा। यदि बात सबको क्लियर हुई,
समय क्या लगेगा भैया, ध्यान ध्यान देना, ए से ए, ध्यान देना, ए से ए डैश, ठीक है, ए से ए डैश, बी से बी डैश, मतलब कहने का ये डिस्टेंस जो होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर होगी। अर्थात डिस्टेंस तो अभी हमें कोई पता नहीं कि डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को सिद्ध करेंगे कैसे क्या होगा। तो भैया यानी यहाँ से यहाँ तक जो है समय जो लगेगा वो समान होगा। अर्थात ए को ए डैश तथा बी को बी डैश से मिलाने पर यहाँ पहुंचने में, ऐसे लिख तो पहुंचने में लगा समय टी होगा, कितना होगा टी होगा। अब चूंकि हम जानते हैं बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, हम सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक। तो ये एक समान वेग से, अर्थात v का मान जो है वेग कितना होगा, तो यहाँ पर वेग जो होगा वो क्या होगा, v होगा, क्या होगा v होगा, स्मॉल v, समय t होगा जैसा कि लिख ही दिया है। तो यहाँ पर वेग क्या होगा, तो v होगा और समय t होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो हम दूरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है, ठीक। यदि बात क्लियर हो बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अब चूंकि हमें कुछ दिख रहा है बेटा त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज, इसके पहले हम समय की बात कर लेते हैं। समय जो लगा हमारा, समय क्या लगा, ए से ए डैश, है ना, क्या ए डैश में कितना समय लगा बेटा, समय कितना लगा, दूरी कितनी हुई, तो इसकी भी वीटी होगी, क्या होगी वीटी होगी, या यहाँ पर v के जगह पर सी भी यूज कर सकते हो, क्या बेटा, यहाँ पर सी भी यूज कर सकते हो। ऐसी कोई जो है कुछ किताबों में सी यूज किया है v की जगह पर, तो यहाँ पर सी भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ इसमें भी हम कर देते हैं सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी बी डैश, भैया देखो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल जो होगा वो या सी होगा, प्रकाश की चाल चूंकि सी होती है और समय टी होता है, ठीक है। अब देखो यदि यार ए से ए डैश की दूरी कितनी है, तो सी टी है। अब देखो बी बी डैश से दूरी कितनी होगी, ये भी सी टी होगी, ठीक है, ध्यान देना, बी बी डैश बराबर सी टी, ठीक है, बी डैश बराबर सी टी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा। अब देखो हम त्रिभुज ले लेते हैं, देखो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ठीक है, लेना ए बी बी डैश, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश और त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है बेटा, समकोण है, कैसे है, समकोण, समकोण, ठीक है। अब जब समकोण है अर्थात हमें क्या सत्यापित करना है, हमें ये सत्यापित करना है कि जो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु, या हम समरूपता के प्रमेय सिद्ध करेंगे, यहाँ समरूपता के प्रमेय ही तो सिद्ध करना है, सॉरी समरूपता के प्रमेय सिद्ध करनी है। तो यहाँ समरूपता के प्रमेय में हमने बताया भी था कि समरूपता की प्रमेय होती क्या है, तो समरूपता की प्रमेय होती है, क्या होती है, या तो हम दो भुजाओं को बराबर कर लें, एक कोण को बराबर कर लें, या तीनों कोणों को बराबर कर लें, या तीनों भुजाओं को बराबर कर लें, तो समरूप प्रमेय होगी, है ना, ध्यान देना। अब हम कुछ चीजें बराबर कर लेते हैं, बराबर कौन से करते हैं भैया, हमें देखो ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी बी डैश, ये त्रिभुज ए डैश बी, ये जो भुजा है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए
बी डैश बराबर ए बी डैश क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखो कुछ और दिख रहा है बेटा, तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमारी ये भुजा, ध्यान देना, ए बी, ध्यान देना, ए बी, ये जो भुजा है वो ए डैश बी डैश के बराबर है कि नहीं, अर्थात ये वाली इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए डैश बी डैश। ठीक है, क्या है बेटा? समांतर भुजा। ठीक, अब देखो एक कोण बराबर कर लेते हैं, एक कोण को बराबर कर लो। तो कोण बेटा हम बराबर कर लेते हैं ए बी बी डैश। यहाँ पे कोण ए बी बी डैश बराबर इसका देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है बेटा? 90 डिग्री, 90 अंश का कोण है। तो जब ये सर्वांग समता की प्रमेय हमारी सिद्ध हो गई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने तीन चीजें निकाल ली, तो जो कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ये हमें सत्यापित करना था। ठीक है, यही हमें सत्यापित करना था। ये यहाँ से ये जो सेशन है समाप्त होता है, और अगला सेशन जो है हम जो है प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तो अगला एलईडी वाला जो है क्वेश्चन ये सिलेबस से हटा दिया है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।